हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है अव्यान आईएएस। यहाँ हम तैयारी करते हैं अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स की। जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं तो हमें आसपास से ना कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि शर्मा जी के बेटे ने तो यूपीएससी क्रैक कर लिया, वर्मा जी के बेटे ने तो सीडीएस क्रैक कर लिया। उन्हीं बच्चों में से हम भी एक बच्चा बनना चाहते हैं, है ना। और उन्हीं एक बच्चों में से एक बच्ची थी जो सहगल जी की बेटी थी। सहगल जी की बेटी कौन है? सिमरन सहगल। जी हाँ, मेरा नाम है सिमरन सहगल और मैंने 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया है। यूजीसी नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम है वो उन बच्चों के लिए कंडक्ट किया जाता है जो फ्यूचर में या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जो सपना लेकर चल रहे हैं कि उनके नाम के आगे एक डॉक्टर की सैल्यूटेशन लग जाए। डॉक्टर के सैल्यूटेशन में उन डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही जो मेडिकल साइंस में जाते हैं, जो नीट का एग्जाम देते हैं, नहीं। मैं बात कर रही हूँ पीएचडी वाले डॉक्टर की। अगर हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो हमें यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को देना होता है। हालांकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करती हैं, तो अगर कोई डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन चाहता है तो वो उन एंट्रेंस एग्जाम्स को भी देकर क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आप साथ में कुछ पैसे भी अर्न करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे पीएचडी तो करनी है लेकिन मुझे साथ में कुछ स्टाइपेंड भी मिलना चाहिए, तो वो स्टाइपेंड आपको कौन सा एग्जाम देगा? वो आपको देगा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम। जी हाँ, आप कमा सकते हैं पर मंथ 31,000। जी, पहले 2 सालों के लिए अपनी पीएचडी में और उसके बाद 51,000 बाकी के 3 साल अपनी पीएचडी में। तो अगर आप भी पढ़ने के साथ साथ कमाने के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर और मैं आप सबके साथ तैयारी करवाऊंगी यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की। जो पेपर 2 है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगी और पेपर 1 की तैयारी भी मैं ही आपको करवाऊंगी। पेपर 1 का जो मेरा स्कोर था वो था 82 ऑन 100, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की तो मेरा स्कोर था 175 ऑन 300। मेरा खुद का यूजीसी नेट का जो स्कोर था वो था 234 ऑन 300। जी, मेरा स्कोर था 78% ऑन 100%। अब आप कहेंगे 78% तो बहुत ही कम है। जी, आप 12th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, आप 11th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, जहां पर कट ऑफ ही 71% या 70% निकलती है। उस एग्जाम में अगर आप 78% स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्कोर बहुत ही तगड़ा है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। जिन्होंने खुद ही इतना अच्छा स्कोर किया हो उनके स्टूडेंट्स उनसे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का पोटेंशियल रखेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह स्कोर करना चाहते हैं या उससे भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मुझे तो खुशी होगी आप उससे भी ज़्यादा स्कोर लेकर क्रैक करें अपना जेआरएफ। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेरीड कॉन्सेप्ट्स। अगर आप पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं मुझसे तो आप अव्यान आईएएस की वेबसाइट पर जाकर हमसे बात भी कर सकते हैं और वहीं पर आपको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाएंगी उसकी पूरी जानकारी हम शेयर कर देंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपने जो थंबनेल है उसे देखकर क्लिक किया है। तो थंबनेल पर लिखा था क्या? आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आईएमएफ क्या है? देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म है ये। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आईएमएफ की क्या है? फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए, अब नाम से ही हमें समझ आना चाहिए, पहले तो क्या है? इंटरनेशनल, सेकंड मॉनेटरी, थर्ड फंड। इंटरनेशनल का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मतलब जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, जो हर कंट्रीज को सम अप कर होगा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी। मॉनेटरी में एक और वर्ड हमें दिख रहा है, क्या? मनी। इसका मतलब ये किस चीज से डील करता होगा? ये मॉनेटरी मैटर से डील करता होगा, ठीक है, मनी मैटर से डील करता होगा।
तीसरा वर्ड क्या है? फंड। फंड क्या होता है? हम सबको पता है फंड क्या है? एक पूल है, ठीक है। मनी का क्या है? एक पूल है जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? एक ऐसा फंड है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनेटरी मैटर्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैंडल करती है। क्लियर? देखिए, IMF क्या है? इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल का क्या मतलब है? इंटरनेशनल, ठीक है। अगर मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहूं या मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहूं, एक ही बात है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। हम सब जानते हैं ब्रिटेन का ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, जिसने पूरे हमारे वर्ल्ड को क्या कर दिया था? शैटर कर दिया था। हमारी जो इकोनॉमीज थी वो बिल्कुल नीचे जा चुकी थी, ठीक है। उस टाइम पर हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज़ की ज़रूरत थी। जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे लिए क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। अब उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम किसे लेकर आए थे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर आए थे, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था? पहले कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई भी ऐसा रेगुलेटर नहीं था जो हमारी मॉनेटरी मैटर्स को देख रहा हो, उसके ऊपर नजर रख रहा हो। इसीलिए ये जो हमारा फेलियर था, जो 1930s का ग्रेट डिप्रेशन था, वो आया था। उसे ठीक करने के लिए, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से कभी भी ना आए, आगे लाइफ में जितने भी हम साल जिए, कोई भी कंट्री को ऐसी जो सिचुएशन है 1930s जैसी वो फेस ना करनी पड़े। ये मंदी का जो काल था बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ये मंदी का काल फिर से हमें फेस ना करना पड़े। क्लियर? चलिए, अब ये बनाया क्यों गया था ये तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन इसे बनाया हमने तो इससे अचीव क्या हुआ? इससे अचीव हुआ, देखो, इट वॉज बिल्ड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मतलब सब कंट्रीज को हमने कोऑपरेट करवाया है। किस मैटर में? हमने मॉनेटरी मैटर्स के अंदर सब कंट्रीज को क्या किया है? कोऑपरेट करवाया है। क्लियर? चलिए, अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में ये बना था? ये बना था 1944 में, ठीक है। 1944 के अंदर जो है हमारा IMF बना था। अब IMF जो है, ठीक है, उसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी हुई थी आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। IMF का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, WDC में, ठीक है। अब हम जानते हैं जितने भी फेमस हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में ही है। तो इसे याद रखने का ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जितने भी हमारे फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में ही है, ठीक है। ऐसे ही IMF का भी वॉशिंगटन DC में ही है। क्लियर? अब मैंने जैसे बात करी, ये किसके ऊपर फोकस करता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर। इसका मतलब ये कई सारी कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? इसमें 190 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। कितनी कंट्रीज हैं? 190। ये आप सबको याद रखना है। क्लियर? चलो, अब जो स्टाफ है हमारा IMF का, वो कितनी नेशनैलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो देखिए, 150 कंट्रीज की नेशनैलिटीज को वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। IMF के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें कितनी कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व हैं? कितनी कंट्रीज के लोग हैं? 150 कंट्रीज के, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर्स कितने हैं? ओवर 190 जो हमारी कंट्रीज हैं, उनमें मिलाकर हमारे एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर कितने हैं IMF में? 24, ठीक है। 24 एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर्स हमारे हैं। अब बात आती है कि इंडिया IMF का मेंबर कब बना था, ठीक है। तो इंडिया IMF का मेंबर बना था हमारा ऑन 27 दिसंबर 1945। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हमेशा इंडिया के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। इंटरनेशनल फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं।
जो ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा वो इंडिया से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो टॉपिक था हमारा कि फैक्ट्स जितने भी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। अच्छा चलिए, एक छोटी सी बात है, क्या बात है कि इस ग्रेट डिप्रेशन को ठीक करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट है, जितने भी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो वो एकदम माए बाप की तरह है, गॉड की तरह है ना। चलिए, तो वो जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एक सजेशन दिया था। क्या सजेशन था उनका? उनका सजेशन था अगर हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करने से क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्या होगा इससे? एडी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और मंदी का काल क्या होता है? मंदी का काल यही होता है जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो लेकिन डिमांड हो ही ना, ठीक है। जब, एक मिनट, जब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड हो ही ना, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी उससे क्या बढ़ेगा? एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा तो ये जो इम्बैलेंस हुआ है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल था उनके पर्सपेक्टिव से, और ये बिल्कुल काम भी आया था उस टाइम जब हमारा डिप्रेशन आया था 1930s का। अब आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है उन इकोनॉमिस्ट का नाम। अगर आप उनका सरनेम लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, आपको आता है इसका मतलब, लेकिन अगर आप उनका पूरा नाम, उनका जो पहला नाम है और उनका जो सरनेम है, अगर आप पूरा लिखेंगे तो उस कमेंट को हम पिन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है आईएमएफ का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि सबसे ऊपर, इसका मतलब सबसे सुप्रीम जो अथॉरिटीज होती हैं हमारी आईएमएफ में वो कौन सी होती हैं? बीओडी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, किसमें? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। चलिए, देन डे टू डे वर्क को कौन हैंडल करता है? डे टू डे वर्क क्या मतलब? आईएमएफ से जो भी रिलेटेड वर्क है, जो डेली उनका काम होता है, रूटीन वर्क होता है, वो कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या हैंडल करते हैं? डे टू डे वर्क हैंडल करते हैं, किसका? आईएमएफ का। चलिए, देन एक होता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ में, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है हेड ऑफ द आईएमएफ स्टाफ। जितना भी आईएमएफ में स्टाफ काम कर रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका हेड कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। एंड दैट मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज द एमडी, ठीक है। एमडी की बात करते हैं हम। एमडी जो आईएमएफ का है वो आईएमएफ के स्टाफ का हेड भी होगा और चेयरमैन भी होगा, किसका? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। क्लियर ये सबको? चलिए, देन जो हमारा चेयरमैन है, दैट इज जो हमारा एमडी है, उसे 4 लोग असिस्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके अंदर 4 लोग और भी काम करते हैं। तो वो 4 लोग कौन होते हैं? वो 4 लोग होते हैं डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। डेप्यूटी एमडी होते हैं 4 जो असिस्ट करते हैं किसको? मेन मैनेजिंग डायरेक्टर को। क्लियर है ये सबको? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डे टू डे काम कौन संभालता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देन हेड कौन होता है स्टाफ का, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। देन मैनेजिंग डायरेक्टर को असिस्ट कौन करता है? 4 डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्लियर है ये सबको? चलिए, अब बात करते हैं कि आईएमएफ के क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। आईएमएफ के क्या क्या काम होते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आईएमएफ परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए, या अलग अलग कंट्रीज के लिए जो भी उसकी मेंबर हैं। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 190, ठीक है। चलो, तो
3 रोल्स हैं मेन जो आईएमएफ परफॉर्म करती है। सबसे पहला क्या है? सर्विलेंस, ठीक है, क्या है? सर्विलेंस। नेक्स्ट लेंडिंग, ठीक है, मतलब जितने भी कंट्रीज बोरोइंग करना चाहती हैं उनको वो पैसा देती है, ठीक है। देन टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस का काम भी हमारा आईएमएफ करता है। अब ये इंडिविजुअली तीनों क्या चीजें हैं ये हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, ठीक है। एक एक सेकंड इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विलेंस, देखिए मैंने कहा था ना एक एक करके सारे टॉपिक्स आने वाले हैं आगे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सर्विलेंस। चलिए, सर्विलेंस का नॉर्मल मतलब क्या होता है अगर हम डेली लाइफ में देखें? वैसे तो डेली लाइफ में इतने भारी भरकम इंग्लिश वर्ड्स यूज करने की हमें आदत नहीं है, लेकिन सर्विलेंस जो होता है उसका मतलब ये होता है नजर रखना, ठीक है। जैसे हम नजर रखते हैं ना किसके ऊपर? लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर, है ना, स्टॉक करते हैं यूजुअली, है ना। स्टॉक तो खैर थोड़ा बुरा वर्ड हो जाता है, लेकिन हम उनके ऊपर क्या रखते हैं? अपनी सर्विलेंस रखते हैं, ठीक है। हम उनके ऊपर अपनी नजर रखते हैं, हम उनके ऊपर अपनी क्या रखते हैं? अपनी विजन रखते हैं। क्लियर? चलिए, तो सर्विलेंस आईएमएफ के हिसाब से क्या है? आईएमएफ किस चीज के ऊपर नजर रख रहा है भाई? देखो, IMF monitors the international monetary system. IMF monitors the international monetary system and global economic developments. ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, इसके नाम को जब हम समझ रहे थे, ये पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है हमारा, जो भी मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन सबको क्या करता है? मॉनिटर करता है। हमारे क्लास में होते हैं ना मॉनिटर्स, वो क्या करते हैं? हमारे ऊपर नजर रखते हैं, हर चीज को ध्यान में रखते हैं, फिर टीचर को जाके कंप्लेंट भी करते हैं, है ना। ऐसे मॉनिटर्स होते हैं, मैं भी उनमें से एक थी, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आईएमएफ की, तो आईएमएफ क्या कर रहा है? मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर नजर रख रहा है और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है। चलिए, देन इट आइडेंटिफाइज रिस्क एंड रेकमेंड पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब सिर्फ नजर रखने से क्या होगा? ठीक है, नजर रखने से तो कुछ नहीं होने वाला। नजर वो इसीलिए तो रख रहा है कि जितने भी रिस्क आने वाले हैं, ठीक है, जितने भी रिस्क आने वाले हैं कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, उसको वो क्या करे? आइडेंटिफाई करे, ठीक है। पहले से ही पता कर ले कि हाँ क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हैं किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। देन उसके लिए वो पॉलिसीज भी रेकमेंड करे। सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेने से क्या होगा? ठीक है, सिर्फ पता कर लेने से क्या होगा कि यूजीसी नेट क्या है ना। उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी बनाना पड़ेगा, पता भी तो करना पड़ेगा कि कैसे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूजीसी नेट क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, पीएचडी करने के लिए है, लेकिन उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, वो क्या है? वो चीज मेन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर रिस्क आइडेंटिफाई करना मेन नहीं है, यहाँ पर मेन क्या है? उसके लिए पॉलिसीज को भी रेकमेंड करना, ठीक है। क्योंकि आईएमएफ क्या है? आईएमएफ जो है एक्सपर्ट है मॉनेटरी ऑपरेशंस के अंदर। अगर वो ऐसी कोई भी पॉलिसी बताएगा कंट्रीज को जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाए, तो वो हमेशा बेस्ट ही होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, इट अंडरटेक्स अ रेगुलर हेल्थ चेक ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। बिल्कुल वो मेंबर कंट्रीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर ध्यान रखती है, पूरा उसका हेल्थ चेकअप। जैसे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास हम क्या जाते हैं? रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं। वो हमारा रेगुलर हेल्थ, बीपी और शुगर वगैरह चेक करते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही जो आईएमएफ है वो रेगुलर क्या करता रहता है? हेल्थ चेक करता रहता है अलग अलग कंट्रीज की मॉनेटरी सिचुएशंस की। क्लियर? चलिए, लास्ट क्या है इसमें? इट आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल रिस्क टू द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद द रेलेवेंट पॉलिसी मेजर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पॉइंट में, कि वो क्या करता है? पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके बाद वेरियस पॉलिसीज भी सजेस्ट करता है उस पोजीशन से
बाहर निकलने के लिए। समझ में आती है ये सबको? सर्वेलेंस का क्या मतलब है? नजर रखना। बहुत टाइम हो चुका है मुझे हिंदी लिखे हुए। चलिए, मुझे लगता है मैंने 10th क्लास के बाद पहली बार अब हिंदी लिखी है इसीलिए थोड़ी बुरी सी हैंड राइटिंग है, उसे भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट इज लेंडिंग। अब लेंडिंग जो है एक मेन ऑपरेशन है आईएमएफ का, ठीक है। आईएमएफ क्या कर रहा है, जितनी भी हमारी डिसीज्ड कंट्रीज हैं, डिसीज्ड कंट्रीज का क्या मतलब है, जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ फाइनेंशियल कोई भी इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, उन कंट्रीज को पैसे की ज़रूरत है। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किसी को भी फाइनेंशियल पोजीशन जिसकी खराब है उससे बाहर निकालने का, उसे पैसा दे दो, ठीक है। कोई भी गरीब है, अगर उसकी मैं लाइफ अच्छा करना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, उसे पैसा दे दो, ठीक है। भिखारी जो हमारे घरों के बाहर बैठे हुए होते हैं, मार्केट्स में बैठे होते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, उन्हें 10 रुपये निकाल कर दे दिए, 20 रुपये निकाल कर दे दिए, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है, इसे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही जिस भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आईएमएफ उसे क्या करता है, लेंडिंग करता है, ठीक है। अब सिर्फ आईएमएफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर नहीं कर रहा है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और उन प्रॉब्लम्स के लिए लेंडिंग कर रहा है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए, तो वो लोन्स दे रहा है, इमरजेंसी लोन्स फॉर बीओपी प्रॉब्लम्स। क्या बोला यहाँ पर, वो लोन्स दे रहा है किसके लिए, बीओपी प्रॉब्लम्स के लिए। बीओपी क्या है, अब बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिंपली अ स्टेटमेंट विच शोज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या मतलब है मैम, एकदम आपने तो रटी रटाई सी डेफिनेशन बोल दी, हमें तो समझ ही नहीं आई, अभी समझ आ जाएगी। बीओपी क्या है, बीओपी जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है किसी भी कंट्री की जो शो करती है हमारे वेरियस एक्सपोर्ट्स, वेरियस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो सबको समझ में आता है, वेरियस एक्सपोर्ट्स, वेरियस इम्पोर्ट्स एंड वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, वेरियस बोरोइंग्स एंड वेरियस लेंडिंग्स, ठीक है। ये सारी टर्म्स तो हमें समझ में आती हैं, बोरोइंग, लेंडिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ये पांचों चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो इन्हीं पांचों चीज़ों का जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो किसके अंदर रहता है, बीओपी के अंदर रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़? तो जितनी भी बीओपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, वो ठीक करने के लिए लेंडिंग करता है कौन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि एम क्या है इस लेंडिंग का, करना क्या चाहता है ये इतने पैसे देकर, आईएमएफ किसी भी कंट्री को कितने पैसे देकर वो करना क्या चाह रहा है, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो वो सबसे पहले तो रीबिल्ड करना चाहता है उसके इंटरनेशनल रिजर्व्स, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि उसके इंटरनेशनल रिजर्व्स खाली हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिजर्व्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसीज होती हैं हमारी, जिसको हम अपने सेंट्रल बैंक के पास बचा कर रखते हैं, ठीक है। उसी से ही हम पेमेंट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। बाहर की कंट्रीज़ में रुपया तो नहीं चलता, ठीक है, क्या चलता है, दूसरी करेंसीज चलती हैं, डॉलर चलता है, तो हमें उसी डॉलर के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है, वही हमारा क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व है। अब क्योंकि बीओपी की प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व्स खाली हैं, ठीक है। तो आईएमएफ कोशिश कर रहा है उनके उसी इंटरनेशनल रिजर्व को फिर से ठीक करने की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है स्टेबलाइज इट्स करेंसी। बिल्कुल, अब क्योंकि बीओपी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसकी जो करेंसी है वो भी इनस्टेबल हो चुकी है, अनस्टेबल हो चुकी है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू थी वो ऊपर नीचे जा चुकी है। सिंपली इतना हमें समझ में आता है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, एक ही लेवल पर रहना, बैलेंस रहना। अनस्टेबल हो जाने का क्या मतलब है, ऊपर नीचे चले जाना, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो चुकी होगी, बिल्कुल डिप्रिशिएट कर चुकी होगी करेंसी की वैल्यू। उस करेंसी की वैल्यू को फिर से ठीक करने का भी एम किसका है, आईएमएफ का है। चलिए, नेक्स्ट है
कंटिन्यू पेइंग फॉर इम्पोर्ट्स, ये मैं पहले ही डिस्कस कर दिया है ना, फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने ये चीज़ बता दी, क्योंकि मैं इम्पोर्ट्स के लिए दोबारा से पेमेंट करना शुरू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगी, लेंडिंग दे दूंगी कंट्रीज को, ठीक है, जिसकी भी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, जिसकी भी बीओपी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट, रीस्टोर कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बिल्कुल हम क्यों इतना सब कर रहे हैं, क्यों आईएमएफ हमने बनाया, क्यों हम उनको लेंडिंग दे रहे हैं, क्यों उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्यों रेगुलरली उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं हम किसी भी कंट्री का, इसीलिए क्योंकि हम उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में बीओपी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम डाउन चली गई होगी, ठीक है। अब अगर मुझे उस इकोनॉमिक ग्रोथ को रीस्टोर करना है तो मुझे उन्हें लेंड करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा लेंडिंग का पर्पस। अब थर्ड और लास्ट हमारा बचा है कौन सा, टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस में क्या है, देखो, कैपेसिटी डेवलपमेंट एफर्ट्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं ये, ठीक है। इसका मतलब कोई भी कंट्री जो है वो कितनी केपेबल है, उसकी जो ग्रोथ है, चलिए मानते हैं हम एक किसी कंट्री की बात करते हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल है अराउंड 5-6%, ठीक है, कोई नुकसान वाली सिचुएशन में नहीं है वो, उसकी बीओपी प्रॉब्लम्स भी नहीं चल रही हैं, लेकिन सिर्फ 5-6% ही उसका पोटेंशियल है, नहीं, हो सकता है उसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 10% से ग्रो करे, ठीक है। तो उस जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसका पोटेंशियल है, ठीक है, उस जो उसका पोटेंशियल है उसको ठीक करने का, ठीक है, उसके बारे में सोचने का जिम्मा किसने लिया है, आईएमएफ ने लिया है, ठीक है। चलिए, देन प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा। बिल्कुल, अब इस इन मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड जो आईएमएफ है वो क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग कंट्रीज को, जिनको भी या तो जो प्रॉब्लम में है उनको तो देगा ही, ठीक है, जो प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन जा सकती हैं उन कंट्रीज को भी क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अपने ऑफिशियल्स वहाँ पर वो सेंड करता है, ठीक है, और उनको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, नेक्स्ट है कि ये ट्रेनिंग जो है कंट्रीज को किस चीज़ में हेल्प करती है, तो सबसे पहले वो हेल्प करती है इनकम इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी क्या है, पुअर इज बिकमिंग पुअरर, रिच इज बिकमिंग रिचर, ठीक है, ये एक जो डेफिनेशन है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी की, ठीक है। देन बात हम करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है कि हमें मेन और विमेन को एक साथ रखना चाहिए, ठीक है, फेमिनिज्म की आजकल हम बहुत बातें करते हैं तो उसी से रिलेटेड है ये। देन करप्शन, बिल्कुल करप्शन से भी छूट दिलवाता है हमें आईएमएफ। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्या करता है, ध्यान देता है बाय टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अब आप सबको पता होगा हमारे 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम से, ठीक है, जो यूएन ने बनाए थे 2015 में। आप मुझे बताइए कमेंट कर कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा गोल है, ठीक है। कुछ गोल्स है ना हमारे, गोल 1, गोल 2, गोल 3। गोल 1 क्या है हमारा, नो पावर्टी। गोल 3 क्या है, 0 हंगर। गोल 2 क्या है, 0 हंगर। तो उसमें क्लाइमेट चेंज जो है वो कौन से नंबर का गोल है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, अब बात आती है आईएमएफ इतना पैसा लेंड कर रहा है कंट्रीज को, इसके पास ये पैसा आ ही कहाँ से रहा है, तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन से आ रहा है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, जब भी कोई कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है तो कुछ पैसा लेकर आती है अपने साथ, ठीक है। उसी पैसे को क्या करती है आईएमएफ, एक पूल बना लेती है, एक पूल ऑफ फंड्स बना लेती है, और उसी से आगे जितनी भी कंट्रीज को ज़रूरत है उन कंट्रीज को लेंड करती है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, जब भी कोई कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनने आती है तो वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आती है, ठीक है। उस पैसे को एक फंड में कन्वर्ट कर लेता है आईएमएफ, और उसके बाद उसी में से पैसे निकालकर लेंडिंग करता है जिस भी कंट्री को ज़रूरत होती है। क्लियर। चलिए, तो ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है इससे कंट्रीज को क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो मेंबरशिप मिल रही है ना, मेंबरशिप तो मिल ही रही है आईएमएफ की। दूसरी चीज क्या है, वो उन्हें असाइन करते हैं एक कोटा, ठीक है। कोटा क्या है, कोटा इज सिंपली द अमाउंट
या फिर एक शेयर जो प्रोवाइड करता है आईएमएफ अलग अलग कंट्रीज को, जो उन्हें वोटिंग राइट्स देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा कोटा है और हमारी इंडिया के पास कितना कोटा है। ठीक है ना, इंडिया बना था हमारा कब, 1945 में मेंबर आईएमएफ का। ठीक है, तो उसके पास कितना शेयर है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये शेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर कंट्री। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन की। बिल्कुल, अब जो आईएमएफ है वो क्या कर रहा है, कोटाज असाइन कर रहा है सब कंट्रीज को। ठीक है, किस बेसिस पे कर रहा है, वो इस बेसिस पे कर रहा है कि उनकी रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है। ठीक है, रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन का क्या मतलब है कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो वही हमारी क्या है, रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन है। उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एक ओपननेस, सेकेंड इज इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, थर्ड इज इंटरनेशनल रिजर्व्स। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन किस किस फॉर्म में लेकर आती है कंट्री। ठीक है, मैंने बताया कंट्री जब भी मेंबर बनने की कोशिश करती है आईएमएफ की, तो वो अपने साथ कुछ पैसा लेकर आती है। ठीक है, उस पैसे को कुछ परसेंटेज के अंदर हमने डिवाइड किया है कि वो किस किस फॉर्म में लेकर आ सकती है। तो सबसे पहला क्या है, 25% इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर और वाइडली एक्सेप्टेड करेंसीज। ठीक है, जो 25% पैसा है वो किसकी फॉर्म में लेकर आएगी, एसडीआर की फॉर्म में लेकर आएगी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की फॉर्म में लेकर आएगी। क्या है ये, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, तो ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये खुद में ही एक टॉपिक है, हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का कंसर्न हमारा ये नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक कलेक्शन ऑफ करेंसीज है। ठीक है, उन करेंसीज की फॉर्म में क्या करना है, 25% पैसा कंट्री को पे करना है अगर वो मेंबर बनना चाहती है आईएमएफ का। ठीक है, नेक्स्ट इज 75%, बाकी क्योंकि 100% होता है, 25% तो कैसे मिल गया, एसडीआर के थ्रू, और 75% किस की फॉर्म में मिलेगा, वो मिलेगा ओन करेंसी ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री ज्वाइन कर रही है अपनी खुद की करेंसी का पोर्शन वो पे कर सकती है। ठीक है, जैसे 100% सब्सक्रिप्शन अगर किसी भी कंट्री को पे करनी है, मानिए इंडिया को पे करनी है, तो इंडिया 25% अपनी सब्सक्रिप्शन का किस में पे करेगा, वो पे करेगा एसडीआर की फॉर्म में, और 75% किस में पे करेगा, 75% वो पे करेगा रुपीस में। ठीक है, किस में, रुपीस में। चलिए अब जो कोटा हमें असाइन होता है, ये कोटा क्या क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले तो वोटिंग पावर्स देता है कंट्रीज को। ठीक है, और एसडीआर की एलोकेशन में शेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी बोरोइंग कैपेसिटी को भी डिसाइड करता है। मान लीजिए कोई कंट्री है जिसका शेयर बहुत ज़्यादा है आईएमएफ में, तो उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरी कंट्री है जिसका शेयर कम है, तो उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी उतनी ही कम होगी। क्लियर, देखिए अब हाईएस्ट कोटा मैंने बताया था, हाईएस्ट कोटा किसको असाइन है ये मैं बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पर है वो चीज़, वो राज यहाँ पर खुल रहा है। हाईएस्ट कोटा किसको असाइन है, यूएस को असाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स को असाइन है। ठीक है, कितना परसेंट है, 17.43%। 17.43% जो है पूरी 100% शेयर का वो किसके पास है, यूएस के पास है। इंडिया का कितना कोटा है, इंडिया का कोटा है 2.75%। ठीक है, जो 100% शेयर है आईएमएफ का मेंबरशिप का, उसके अंदर इंडिया की कितनी मेंबरशिप है, 2.75%। क्लियर है ये सबको, अच्छे से सबको समझ में आ रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। आई होप आप सबको पहले अगर नहीं भी समझ आया होगा कभी लाइफ में, तो आज तो समझ आ गया होगा ज़रूर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना क्या, वेरी यूज़फुल। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, पहली बार में ही आपको समझ आ गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और उसके क्या रोल्स होते हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ है, सब इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिली है, तो आप क्या कमेंट कीजिए, इट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, देन
जो नीचे थम्स अप का बटन है, थम्स अप का जो बटन है ना, लाइक का जो बटन है, उसे ज़रूर दबा देना अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी भी मेहनत करी है, ठीक है। देन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट हमारे पास आता रहे, ठीक है, आप सबको मैं नया नया कंटेंट जो है वो समझाती रहूं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स आपके पास लेकर आती रहूं, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, लाल रंग का जो बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और जो उसके साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं अव्यान IAS से रिलेटेड किसी भी वीडियो को, तो आपको ये चीज़ कर देनी चाहिए। चलिए, तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, यहीं तक था हमारा सफ़र। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो सफ़र हमारा शुरू हुआ है। पहली वीडियो है UGC नेट JRF की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, है ना। तो ठीक है, आप जो है सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप लाइक भी कर देंगे इस वीडियो को और नीचे कमेंट भी कर देंगे, क्या, वेरी यूज़फुल, और साथ में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आज वो भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अब मैं साइन ऑफ करूँ।